तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्वामैन 2 के बारे में। दोस्तों हम सभी को पता है कि एक मूवी एक तरह से बहुत पहले आ चुकी है एक्वामैन नाम की, जिसको आप सभी ने बड़ा प्यार दिया था और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिला है। दोस्तों आज इसी के बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और साथ ही साथ टीवी राइट, सैटेलाइट राइट और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमसे हो पाएगी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो डीसी चरित्र एक्वामैन पर आधारित है। डीसी स्टूडियोज, एटॉमिक मॉन्स्टर, सफ्रान कंपनी और डोमेन एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित, यह एक्वामैन 2018 की अगली कड़ी है और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 15वीं फिल्म और अंतिम किस्त है। फिल्म का निर्देशन डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्ड्रिक की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन मोमोआ ने आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका निभाई थी, साथ में पैट्रिक विल्सन, एम्बर हड, याह्या अब्दुल मतीन दो, रांडेल पार्क, डॉल्फ लुंडग्रेन, टेमुएरा मॉरिसन, मार्टिन थे शॉट और निकोल किडमैन। फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई ऑम विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा अब्दुल मतीन द्वितीय को अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र के खोए हुए 7वें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा। मोमोआ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की। वान सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए। जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने 1 महीने बाद पटकथा लेखक के रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और वान को अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि फिल्म एक्वामैन के विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी, इसमें अधिक गंभीर स्वर होगा और जलवायु जैसे विषय होंगे। परिवर्तन: यह एक्वामैन और ओम के बीच एक मित्र कॉमेडी है और एनिमेटर रे हैरीहाउज़न और 1960 के दशक की डरावनी फिल्मों, विशेष रूप से प्लैनेट ऑफ द वैम्पायर्स 1965 के कार्यों के समान एक रेट्रो साइंस फिक्शन वाइब के साथ कॉमिक बुक्स के सिल्वर एज से प्रेरित थी। वान ने महीने के अंत में फिल्मांकन शुरू होने से पहले जून 2021 में सीक्वल के शीर्षक की घोषणा की। फिल्मांकन जनवरी 2022 में समाप्त हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम, हवाई, लॉस एंजल्स और न्यू जर्सी में हुआ, न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रोव, लॉस एंजल्स में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $397 मिलियन की कमाई की है। कथानक: अटलांटिस के राजा बनने के 4 साल बाद आर्थर करी ने मीरा से शादी की और उनका एक बेटा आर्थर जूनियर है, जबकि उन्होंने अपना जीवन भूमि और समुद्र के बीच विभाजित किया। इस बीच डेविड केन, ब्लैक मंटा, अपने पिता की मौत के लिए आर्थर से बदला लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। अटलांटियन कलाकृतियों को खोजने के लिए समुद्री जीवविज्ञानी स्टीफन शिन के साथ काम कर रहे हैं। उसे एक काला त्रिशूल मिलता है जो उसके पास है। इसके निर्माता ने उसे आर्थर को नष्ट करने की शक्ति देने का वादा किया है। 5 महीने बाद मंटा अटलांटिस पर हमला करता है और शिन की अटलांटिस मशीनों को बिजली देने के लिए उसके ओरिचलकम भंडार में सेंध लगाता है। आर्थर को पता चला कि ओरिचलकम का यह उपयोग, जो उच्च मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, ने न केवल ग्रहों के तापमान में वृद्धि की है और अत्यधिक मौसम और समुद्र के अम्लीकरण का कारण बना है, बल्कि अतीत में एक प्राचीन अटलांटिस साम्राज्य द्वारा उपयोग किए जाने पर लगभग ग्रहों के विलुप्त होने का कारण बना है। ये जानने के लिए कि मंटा कहाँ छिपा है, आर्थर अपने सौतेले भाई ओर्म को जेल से बाहर निकालता है। जानकारी उन्हें दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में एक ज्वालामुखीय द्वीप तक ले जाती है, जहां वे काले त्रिशूल के पार ठोकर खाते हैं।
ओम को पता चलता है कि त्रिशूल राजा अटलान के भाई और नेक्रस के खोए हुए राज्य के शासक कोडेक्स द्वारा बनाया गया था। सिंहासन पर कब्जा करने के असफल प्रयास के बाद कोडेक्स को खून के जादू से कैद कर लिया गया था। यह महसूस करते हुए कि अटलान के किसी भी वंशज का खून कोडेक्स को रिहा कर सकता है, जोड़े को पता चलता है कि मंटा ने आर्थर जूनियर का अपहरण कर लिया है। शिन की मदद से अटलांटिस ने यह निर्धारित किया कि नेक्रस की जेल अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्रस में आर्थर मंटा से लड़ता है और मीरा के आने और उसे बचाने से पहले वो लगभग मारा जाता है। मंटा ने मीरा पर काला त्रिशूल फेंका, लेकिन ओर्म ने उसे लगने से पहले ही उसे पकड़ लिया। कोडेक्स की आत्मा मंटा को ओम के लिए छोड़ देती है, जिसके पास होने पर वो आर्थर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कोडेक्स को मुक्त करने के लिए आर्थर के रक्त का उपयोग करता है। आर्थर अपने भाई को उसके प्रति अपनी नफरत छोड़ने के लिए मनाता है, जिससे उसे कोडेक्स और काले त्रिशूल दोनों को नष्ट करने की अनुमति मिलती है। कोडेक्स का जादू गायब होने के साथ नेक्रस का पतन शुरू हो जाता है। मंटा ने आर्थर की मदद से इनकार कर दिया और खुद को दरार में गिरने दिया। अटलांटिस और शिन सुरक्षित भाग जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि ओर्म ने खुद को छुड़ा लिया है। उन्होंने अटलांटिस को सूचित करने की योजना बनाई कि ओर्म की मृत्यु इस शर्त पर हुई कि वो छिपा रहेगा। यह मानते हुए कि महासागरों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए पानी के नीचे के राज्यों और सतह की दुनिया का एकीकरण आवश्यक है, आर्थर ने संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा के माध्यम से अटलांटिस के अस्तित्व का खुलासा किया और राज्य को एक सदस्य राज्य बनाने के अपने इरादे की घोषणा की। ढालना आर्थर करी एक्वामैन के रूप में जेसन मोमोआ। आधा अटलांटिस अटलांटिस का आधा मानव राजा जो सुपरसोनिक गति से तैर सकता है और जलीय जीवन को बुला सकता है और उस पर शासन कर सकता है। 6 और वह मीरा के साथ आर्थर जूनियर का पिता है। 7 निर्माता पीटर सफ्रान ने आर्थर को अंतिम बाहरी व्यक्ति कहा, ये समझाते हुए कि वो विश्वास नहीं करते कि वो सतही दुनिया या अटलांटिस का हिस्सा हैं और उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वह दोनों दुनिया में हैं। 8 निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि यह फिल्म पहली फिल्म एक्वामैन 2018 के चरित्र की कहानी की सच्ची निरंतरता है, जिसमें बताया गया है कि आर्थर को अपने दोनों की रक्षा करते हुए एक पिता के रूप में अपनी भूमिका के साथ अटलांटिस के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। परिवार और राज्य सफरान ने कहा कि कहानी का सार यह है कि आर्थर एक सुपरहीरो है जो मानव और अतिमानव दोनों है, जो उच्च दांव के साथ एक महाकाव्य लड़ाई में शामिल है। 9-1 ने महसूस किया कि फिल्म में आर्थर जूनियर को शामिल करना पहली फिल्म का स्वाभाविक विस्तार था और उन्होंने राजा के रूप में आर्थर की भूमिका की तुलना एक पिता के रूप में उनकी घरेलू जिम्मेदारियों से की। 7 ओम मारियस के रूप में पैट्रिक विल्सन। आर्थर के अटलांटिस सौतेले भाई और अटलांटिस के पूर्व राजा, जिनसे महासागर मास्टर के रूप में उनकी उपाधि छीन ली गई और मछुआरे राजा की हत्या के लिए उनकी शक्ति को सीमित करने के लिए रेगिस्तानी जनजाति द्वारा पानी के बिना सहारा रेगिस्तान में कैद कर दिया गया। पहली फिल्म और शुरुआत में लंबे बालों और दाढ़ी के साथ एक अस्त-व्यस्त उपस्थिति थी। उसे जेल से मुक्त कर दिया गया और ब्लैक मंटा को खोजने और उसे हराने के लिए आर्थर द्वारा भर्ती किया गया। 9-1011 एम्बर हर्ड मीरा के रूप में अटलांटिस की रानी और जेबेल की पूर्व राजकुमारी, आर्थर की पत्नी और आर्थर जूनियर की मां, और राजा नेरिस की बेटी जो पानी को नियंत्रित कर सकती है। 1-2-1-3-1-4 फिल्म की शुरुआत में चरित्र घायल हो जाता है और ब्लैक मंटा को हराने की यात्रा में एक्वामैन, ओम और एटलाना के साथ शामिल होने से पहले ज्यादातर घटनाओं से उबर जाता है। दोबारा शूटिंग के दौरान हट के कई दृश्य काट दिए गए। 15 डेविड केन, ब्लैक मंटा के रूप में याह्या अब्दुल मतीन द्वितीय, एक क्रूर समुद्री डाकू और उच्च समुद्र भाड़े का सैनिक जो अटलांटियन बख्तरबंद सूट का उपयोग करता है और शक्तिशाली ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करता है, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आर्थर और उसके परिवार को मारने की कोशिश कर रहा है।
161718 वान ने कहा कि ब्लैक मंटा का अपने पिता के प्रति प्यार और उनकी मौत का बदला लेने की जरूरत फिल्म में गहरा मोड़ लेती है और चरित्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। 9 पहली फिल्म पर काम करते समय निर्देशक ने योजना बनाई थी कि ब्लैक मंटा, जिसे उन्होंने एक गौरवशाली अश्व चरित्र के रूप में वर्णित किया था, इसके सीक्वल में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में वापस आएगा और आर्थर के साथ अपने संघर्षपूर्ण संबंध स्थापित करने का विकल्प चुना। इस फिल्म में उनका बड़ा रोल है। 19 ब्लैक मंटा ब्लैक ट्राइडेंट के निर्माता कोडेक्स को नेक्रस के खोए हुए राज्य में कारावास से मुक्त करने के लिए अटलांटिस राजा एटलन के वंशज से रक्त प्राप्त करना चाहता है और ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करके नेक्रस से मरे हुए योद्धाओं की एक सेना की कमान संभालता है जो उसके पास है। 2021 वान ने कहा कि ब्लैक मंटा का सूट, जो एक डिज़ाइन के लिए पहली फिल्म के ऑल ब्लैक पावर सूट को छोड़ देता है, जिसे ऑल सिल्वर में बनाया गया था और जो कॉमिक्स के संस्करण के साथ साथ उनके जहाज और तकनीक के लिए अधिक सटीक था, सिल्वर एज एक्वामैन कॉमिक्स और इवान रीस की द न्यू बावन कॉमिक्स के सौंदर्य शास्त्र से प्रेरित थे। 2211 डॉक्टर स्टीफन शिन के रूप में रांडेल पार्क, एक समुद्री जीवविज्ञानी अटलांटिस को खोजने के लिए जुनूनी है जो पहली फिल्म में ब्लैक मंटा को बचाने के बाद उसके लिए काम करता है। 2314 डॉल्फ लुंडग्रेन नैरिस के रूप में जेबेल के राजा और मीरा के पिता। 24 फिल्म के मूल संस्करण में लुंडग्रेन की एक बड़ी भूमिका थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि दोबारा शूटिंग के दौरान इसे कम कर दिया गया था। 15 थॉमस करी के रूप में टेमुएरा मॉरिसन, आर्थर के पिता जो एम्नेस्टी बे में लाइटहाउस कीपर के रूप में काम करते हैं। 2520 की आवाज़ के रूप में मार्टिन शॉट किंगफिश, एक विशाल मछली और पानी के अंदर समुद्री लुटेरों के आश्रय स्थल। संकेन सिटाडेल का आत्मविश्वासी शासक, जहां आर्थर और ओम ब्लैक मंटा का पता लगाने के लिए जाते हैं। उसकी आवाज़ कर्कश और अहंकारी है और वह एक शानदार परिवेश और महिला सेवकों के साथ एक शास्त्रीय रोमन सम्राट की तरह व्यवहार करता है और हैमहेड शार्क अंगरक्षकों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। 2627 एटलाना के रूप में निकोल किडमैन, आर्थर और ओम की माँ और अटलांटिस की पूर्व रानी। 28 पानी के नीचे की दुनिया कैसे काम करती है, इस पर आर्थर के सलाहकार के रूप में एटलाना की भूमिका को न्यूडिस वुल्को की अनुपस्थिति में विस्तारित किया जा सका, जिन्होंने पहली फिल्म में उस भूमिका में काम किया था और पता चला है कि प्लेग के कारण ऑफ स्क्रीन उनकी मृत्यु हो गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से इस फिल्म में ब्लैक मंटा के कार्यों और महासागरों को प्रभावित करने वाली भूमि से मानवता के प्रदूषण के कारण हुआ। 293011 अटलांटिस के पहले राजा अटलान के रूप में विंसेंट रेगन भी दिखाई दे रहे हैं। 23 जानी झाओ के रूप में स्टिंग्रे, ब्लैक मंटा के दल का एक वफादार सदस्य। 2314 कार्शोन के रूप में इंडिया मूर। 23 एक अटलांटिस और 7 राज्यों की उच्च परिषद के नेता जो अटलांटिस को मानव दुनिया के सामने प्रकट करने की उनकी इच्छा का विरोध करके आर्थर के लिए एक राजनीतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। चरित्र को शार्क जैसे चरित्र के रूप में चित्रित नहीं किया गया है जैसा कि कॉमिक्स में है, 141131 और कोडेक्स के रूप में। पिलो असबेक, अटलान का भाई जो शापित ब्लैक ट्राइडेंट का निर्माता और नेक्रस के खोए हुए राज्य का मरा हुआ राजा था, जिसे ब्लैक सिटी भी कहा जाता है, जिसकी बुरी आत्मा ब्लैक मंटा के पास है। कोडेक्स का ये संस्करण एक्वामैन कॉमिक्स और ओरिन में मूल अलग संस्करण का एक मिश्रित चरित्र है, जो कॉमिक्स के कुछ पुनरावृत्तियों में एटलन के भाई और एक्वामैन का नाम था। 323311 आर्थर और मेरा के बेटे आर्थर जूनियर, जिनके पास अपने माता पिता के समान जल आधारित क्षमताएं हैं। 21 को टाइलर बर्गर, मैक्स क्रूज पोर्टर, रिवर एओ मोइमोआ ग्रीन सहित विभिन्न शिशुओं द्वारा चित्रित किया गया है। निकाउ कीट्स ग्रीन, बोधी मैक्केबे, इलियट ओबेन पेपर, लूसियन ओबेन पेपर, आर्थर रोवे मेयर और नूह रोवे मेयर। 34 निर्माता पीटर सफ्रान की पत्नी नतालिया सफ्रॉन हाई काउंसिल के सदस्य के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाती हैं, जबकि पहली फिल्म से ब्लैक मंटा के पिता जेसी केन के रूप में माइकल बीच का संग्रह फुटेज दिखाया गया है।
35। पहली फिल्म से ब्रायन किंग की आवाज के रूप में जॉन राइस डेविस भी लौट रहे हैं। 36। साथ ही विशाल समुद्री घोड़ा स्टॉर्म, आर्थर का घोड़ा, 37-38 और ऑक्टोपस टोपो, जो अटलांटिस के लिए एक सामरिक संचालक है जो ड्रम जैसे कई वाद्य यंत्र बजाने के अलावा ओम को मुक्त करने और उनकी खोज में आर्थर की सहायता करता है। 1-3-3-9-4-0-1-1 वान ने कहा कि टोपो, जिसे दृश्य प्रभावों के माध्यम से बनाया गया था, पहली फिल्म में संक्षिप्त रूप से दिखाई देने के बाद फिल्म में एक वास्तविक चरित्र था जिसमें कभी कभी एक अभिनेता टोपो के लिए खड़ा होता था। मोमोआ के खिलाफ कार्रवाई के लिए कठपुतली को छड़ी। 39। मोमोआ ने कहा कि टोपो ने बहुत सारी कॉमेडी जोड़ी जो आर्थर के बहुत नमकीन होने की पूर्ति करती है। 40। उत्पादन विकास एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमोआ ने सीक्वल के लिए एक कहानी पिच विकसित की जो उन्होंने वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी एमेरिच और निर्माता पीटर सफ्रान को दी। अक्टूबर 2018 में फिल्म की रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है। निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो एक्वामैन से सामने आ सकती हैं, साथ ही उस फिल्म का परिचय भी दिया गया, साथ पानी के नीचे के साम्राज्य जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। 6:41 मोमोआ और उनके निर्माता भागीदार ब्रायन मेडोजा ने सीक्वल के लिए 50 पन्नों का एक ट्रीटमेंट लिखा जिसे वॉर्नर ब्रदर्स ने खरीदा लेकिन पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया। 8 और अभिनेता को उनकी भागीदारी के लिए $15 मिलियन का भुगतान किया गया था। 42 एमेरिच को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म के सीक्वल पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर पर्याप्त भरोसा था। 43 जनवरी 2019 के अंत तक, जब एक्वामैन एकल डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली थी, वॉर्नर ब्रदर्स संभावित सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे। निर्देशक के रूप में वापसी डेडलाइन हॉलीवुड के जियोफ बाउचर ने कहा कि वान अपनी पिछली फिल्मों इंसिडियस 2010 और द कॉन्ज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और एक्वामैन के विश्व निर्माण में उनका गहरा निवेश था। वान ने पहले एक्वामैन की दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे मध्य पृथ्वी, स्टार वार्स आकाशगंगा और विजिटिंग वर्ल्ड से की थी। 44 फरवरी 2019 की शुरुआत में वॉर्नर ब्रदर्स ने द ट्रेंच नामक एक डरावनी एक्वामैन स्पिन ऑफ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नोआ गार्डनर और एडन फिट्जगेरल्ड को काम पर रखा, जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी। उम्मीद थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे, जबकि वान और सफ्रान इसका निर्माण कर रहे होंगे। द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस किट ने तब रिपोर्ट दी थी कि स्टूडियो, वान और मोमोआ के बीच एक्वामैन के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा न हुई थी, क्योंकि वे पहले सांस लेना चाहते थे। 45 लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के सह-लेखक और अक्सर वान सहयोगी डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्ड्रिक द्वारा पटकथा लिखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अगली कड़ी पर सक्रिय विकास चल रहा था। वान और सफ्रान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं। 46 फरवरी के अंत में वॉर्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया। 47 अगले महीने सफ्रान ने बताया कि वह और वान सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वॉर्नर ब्रदर्स ने ऐसा किया था। इसका समर्थन करते हुए यही वजह है कि फिल्म की रिलीज पहली फिल्म के 4 साल बाद निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइज को कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की तरह ही देख रहे थे, जिसमें द ट्रेंच जैसे स्पिन ऑफ में एक्वामैन अभिनीत मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानियों की खोज की गई थी। सफरान ने कहा कि वान 7 राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला, शस्त्रागार, सेना, अनुभव, सामान्य माहौल को जानता था और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहता था। 48
जुलाई 2019 में एक्वामैन 2 पर काम शुरू करने से पहले वान फिल्म मैलिग्नेंट 2021 का निर्देशन करने के लिए तैयार थे। 49 पैट्रिक विल्सन ने नवंबर में कहा था कि उन्होंने वान के साथ सीक्वल की योजना पर चर्चा की थी और संकेत दिया था कि वो पहली फिल्म में ओल्म मारियस ओशन मास्टर की अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 51 महीने बाद याह्या अब्दुल मतीन द्वितीय ने पुष्टि की कि वह डेविड केन ब्लैक मंटा के रूप में लौट रहे हैं और चरित्र को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। 16 जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने मार्च 2020 में कहा था कि सीक्वल किसी विशिष्ट कॉमिक बुक पर आधारित नहीं होगा, बल्कि कॉमिक बुक्स के सिल्वर एज की एक्वामैन कहानियों से प्रेरणा ले रहा है, जिसमें ब्लैक मंटा को खलनायक के रूप में दिखाया गया है। 51 वान को अगस्त में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में अगली कड़ी का निर्देशन करने की पुष्टि की गई थी, जब उन्होंने कहा था कि यह पहली फिल्म और फीचर विषयों की तुलना में अधिक गंभीर होगी जो वास्तविक दुनिया के लिए अधिक प्रासंगिक थे, 52 जैसे कि जलवायु परिवर्तन। उन्होंने कहा कि रचनात्मक लोग फिल्म के माध्यम से इसे बड़े पैमाने पर संबोधित करने से डरते नहीं थे और कॉमिक पुस्तकों में पर्यावरण के प्रति जागरूक होने वाले एक्वामैन चरित्र का हवाला देते हुए कहा कि वह ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो समुद्र को साफ रखने के लिए लड़ता है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि फिल्म अभी भी एक मजेदार एक्शन फैंटेसी फिल्म बनी रहेगी। 53 मोमोआ ने कहा कि फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया था जिसमें एक्वामैन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करता है। अभिनेता ने संयुक्त राष्ट्र के महासागर सम्मेलन में भी ऐसा किया था। 54 वान ने कहा कि इसमें अधिक विश्व निर्माण और पानी के नीचे के राज्यों की खोज शामिल होगी। 52 और इसमें पहली फिल्म में ट्रेंच अनुक्रम के समान कुछ डरावने तत्व शामिल होंगे। 55 पहली फिल्म के विश्व निर्माण का विस्तार करने में सक्षम होना उन प्रमुख कारणों में से एक था जिसके कारण वान ने अगली कड़ी का निर्देशन करने का फैसला किया। साथ ही जॉनसन मैकगोल्ड्रिक की स्क्रिप्ट के बारे में भी वान को लगा कि इन सभी पात्रों को वापस लाने के लिए वास्तव में एक अच्छी कहानी है और फिर उन्हें बड़े पैमाने पर विकसित करना। 56 सफरान को एक्वामैन चरित्र की पौराणिक प्रकृति को अपनाने और फिल्म के विश्व निर्माण और दृश्य कहानी कहने के साथ जुड़ने का एहसास हुआ, जिसने फिल्म को आकर्षक बना दिया। 9 और उनका और मोमोआ दोनों का मानना था कि फिल्म का हास्य पहली फिल्म से अधिक था, 54-38, जबकि वान ने कहा कि एक्वामैन अपने आकर्षण और हास्य के साथ फिल्म के केंद्र में था। 9 दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो IMDb इसकी रेटिंग है 6.7 की, जो कि बहुत बढ़िया रेटिंग है और साथ ही साथ 67% रेड टमाटो यूजर्स ने इसे पसंद किया है। दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 19 दिसंबर 2023 को इसे द ग्रोव लॉस एंजेलिस के अंदर इसे रिलीज़ किया गया था और इसी के बाद इसे 22 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसे रिलीज़ कर दिया गया। तो उसी दिन इसे इंडिया में भी रिलीज़ किया गया था और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने दोस्तों एक तरह से मैं आपको बता दूं उसने संभाला था और साथ ही साथ इसे एक तरह से इंडिया के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजों में रिलीज़ किया गया था, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन वार्नर ब्रदर्स ने संभाला था। तो ये मल्टीपल लैंग्वेजों में हमें देखने को मिली थी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में भी हमें देखने को मिली थी और अब इसे OTT पर उतारा गया है। पहले इसके कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी का बजट 205 मिलियन से लगभग 215 मिलियन के बीच में था और इसने कलेक्शन जो किया है $275 मिलियन का ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने किया है। क्रू के कई सदस्य पहली फिल्म से लौट आए, 68 जिसमें सिनेमेटोग्राफर के रूप में डॉन बर्गेस और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में बिल ब्रेस्की शामिल थे। 81-68 विशेष प्रभाव और दृश्य प्रभाव दल ने फिल्म में पानी के नीचे के दृश्यों के लिए नई तकनीक और VFX रिग्स का आविष्कार किया ताकि अभिनेताओं के लिए अपने दृश्यों को शूट करना आसान हो सके, जिसमें 100 कैमरे प्रदर्शन और एक्शन दृश्यों को कैप्चर कर रहे थे, जो फिर इसे अभिनेताओं के 3D संस्करणों पर लागू किया गया। यह नया सेटअप तब आया जब वान ने पाया कि पहली फिल्म में इस्तेमाल की गई हेराफेरी प्रणाली जटिल थी और इसके उपकरणों से अभिनेताओं को शारीरिक दर्द होता था, और वान ने नए सेटअप को अधिक बहुमुखी और सुरक्षित पाया। 82-83 वान ने कहा कि क्रिएटिव चाहते थे कि अगली कड़ी कहानी और पात्रों का विस्तार करते हुए दर्शकों के लिए अधिक गहन और रोमांचक अनुभव प्रदान करे,
और बताया कि फिल्म में अटलांटिस के चित्रण को पहली फिल्म से विस्तारित किया गया था। शहर की गहराई, आवासीय क्षेत्र और टाइम्स स्क्वायर से प्रेरित क्षेत्र, साथ ही इसकी कुछ राजनीति की भी खोज। अटलांटिस को अधिक रंग और जीवंतता प्रदान की गई। नाइन सफरान ने महसूस किया कि अटलांटिस का अलग रूप और अनुभव अभी भी दर्शकों को पहली फिल्म से पसंद आया था, साथ ही ताज़ा और नया महसूस कर रहा था, जो नई दुनिया की कल्पना और रंगों को पकड़ने की वान की क्षमता को उजागर करता था। विभिन्न पानी के नीचे की दुनिया और प्राणियों को बनाने के लिए वान और क्रिएटिव ने पहली फिल्म में इस्तेमाल की गई नीली स्क्रीन पद्धति से दूर चले गए और इसके बजाय आईलाइन स्टूडियो नामक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें अभिनेताओं को 136 कैमरों से घिरे गोलाक बूथों में देखा गया, जिसके निर्माता रोब थे कोवान ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के रचनात्मक और व्यवहारिक तरीकों को बदल दिया गया है। 9 अगस्त 2021 में वान ने कहा कि सीक्वल फिल्म प्लैनेट ऑफ द वैम्पायर्स 1965-84 के साथ साथ ओल्ड स्कूल यूरो हॉरर और एनिमेटर रे हैरिसोन द्वारा निर्मित स्टॉप मोशन मॉन्स्टर्स से काफ़ी प्रभावित था। उन्होंने कहा कि फिल्म का लुक 1960 के दशक की डरावनी फिल्मों के समान बहुत रेट्रो था और इसमें अस्थिर यांत्रिक प्राणियों को दिखाया गया था, जिसमें पुराने स्कूल की विज्ञान कल्पना और डरावनी भावना थी, जो फिल्म में ब्लैक मंटा की भूमिका से जुड़ी थी। 85 ब्रेस्की ने फिल्म की तुलना महान खोज और राक्षसों के साथ एक काल्पनिक साहसिक होने के लिए द सातवीं वॉयज ऑफ सिंबाद 1958 और जेसन एंड द अर्गोनॉट्स 1963 फिल्मों में हैरिसोन के काम से की। 38 जैसे कि डेजर्टर जनजाति जो सहारा रेगिस्तान में स्थित है और नमी के लिए रक्त पर निर्भर होकर पिशाच प्राणियों में विकसित हुई है। 11 उन मुद्दों को शामिल करते हुए जिनसे आधुनिक दर्शक संबंधित हो सकते हैं। 38 विल्सन ने कहा कि उन्होंने पात्रों के रिश्तों की खोज के अलावा लड़ाई के दृश्यों और स्टंट को पहली फिल्म से भी आगे बढ़ाया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि फिल्म में टोपो नाम का एक ऑक्टोपस नाम का किरदार दिखाई देता है जो ड्रम बजाता है। 86 वान ने कहा कि पहली फिल्म में टोपो की संक्षिप्त भूमिका के सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने और जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने अगली कड़ी में चरित्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका देने का फैसला किया। 37 और टोपो और अन्य प्राणियों को शामिल करने पर विश्वास किया। एक्वामैन कॉमिक्स ने दर्शकों को ये जानने की अनुमति दी कि वे चरित्र की काल्पनिक दुनिया को अपना रहे हैं। 37 स्थान की शूटिंग सितंबर की शुरुआत में डेवोन के सॉन्टन सैंड्स समुद्र तट पर हुई। 77-87 और लंदन के वेस्टमिंस्टर शहर के पिकाडिली में। 77 उस महीने के अंत में एसबेक की कास्टिंग की पुष्टि की गई। 88 जिसमें राजा एटलान के भाई कोडेक्स का किरदार निभाया गया था। 32-33 रांडेल पार्क के बारे में पता चला कि वो पहली फिल्म से डॉक्टर स्टीफन शिन के रूप में वापसी कर रहे थे। विंसेंट रेगन को ग्राहम मैकेटविश के स्थान पर प्राचीन राजा एटलान की भूमिका के लिए चुना गया था, जिन्होंने पहली फिल्म में चरित्र को संक्षेप में चित्रित किया था। जानी झाओ अपनी पहली अंग्रेजी भाषा की फीचर भूमिका में फिल्म के मूल चरित्र स्टिंग्रे को चित्रित करने के लिए तैयार थीं और इंदिया मूर को अगली कड़ी में कारशोन का किरदार निभाने का पता चला था। 23 यूनाइटेड किंगडम में फिल्म की 95% शूटिंग के बाद 89 ऑन लोकेशन शूटिंग के लिए प्रोडक्शन 9 दिसंबर तक हवाई में चला गया। 91 उस वर्ष जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में भी फिल्मांकन हुआ। 91 उसके तुरंत बाद निकोल किडमैन को एक्वामैन की मां एटलाना की भूमिका दोबारा निभाने की पुष्टि हुई। 28 फिर फिल्मांकन लॉस एंजल्स में चला गया और आधिकारिक तौर पर 12 जनवरी 2022 को मालिबू में पूरा हुआ। 89 फिल्मांकन समय पर और बजट के तहत पूरा हो गया था और कथित तौर पर लगभग 1 सप्ताह की पुनः शूटिंग की आवश्यकता थी। 3 डाक उत्पादन दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वॉर्नर ब्रदर्स ने मार्च 2022 में अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को 17 मार्च 2023 में स्थानांतरित कर दिया गया था और द फ्लैश को भी 2022 से 2023 में स्थानांतरित कर दिया गया था, ताकि उनके दृश्य प्रभावों के काम को पूरा करने के लिए समय मिल सके।
जबकि शाज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को इस फिल्म की पिछली रिलीज डेट तक बढ़ा दिया गया क्योंकि यह पहले रिलीज के लिए तैयार होगी। बानवे वान ने कहा कि वह इस देरी के लिए आभारी हैं क्योंकि इससे दृश्य प्रभावों और इसके लिए नई तकनीक पर काम करने के लिए अधिक समय मिल गया, जिसे उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग कहा। 93 विल्सन ने कहा कि उन्होंने द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश के लिए नई वीएफएक्स तकनीकों का इस्तेमाल किया। 86 वान ने कहा कि हालांकि उन्हें फिल्म के लिए क्रिसमस रिलीज की समय सीमा पसंद है, लेकिन फिल्म अपनी पूर्व रिलीज की तारीख तय नहीं करती। 94 वह इस समय अपने निर्देशक की भूमिका पर भी काम कर रहे थे। 93 जून 2022 में अंतिम लेखन क्रेडिट का खुलासा किया गया। जॉनसन मैकगोल्ड्रिक को पटकथा क्रेडिट मिला, जबकि वान और जॉनसन मैकगोल्ड्रिक की जोड़ी और मोमोआ और उनके निर्माता साथी थॉमस पा सिब्बेट को कहानी क्रेडिट मिला। 95 मोमोआ ने जुलाई 2022 में खुलासा किया कि बेन एफ्लेक कैलिफोर्निया के बरबैंक में वार्नर ब्रदर्स बैकलॉट पर रीशूट के लिए ब्रूस वेन बैटमैन की अपनी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU भूमिका को दोहरा रहे थे। 96 हॉलीवुड रिपोर्टर के आरोन काउच ने इसके तुरंत बाद रिपोर्ट दी कि माइकल कीटन ने टिम बर्टन की बैटमैन 1989 और बैटमैन रिटर्न्स 1992 से ब्रूस वेन बैटमैन के अपने संस्करण के रूप में एक दृश्य फिल्माया था। एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम के बाद फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने से पहले कीटन के संस्करण को द फ्लैश में DCEU में पेश किया जाना था। कथित तौर पर इस दृश्य ने परीक्षण स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों को भ्रमित कर दिया और काउच को लगा कि यही कारण है कि एफ्लेक पुनः शूटिंग में शामिल हुआ। 97 इस समय फिल्म का परीक्षण किया गया और मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए, जो 2022 के मध्य में दोबारा बनाए जाने के बाद भी जारी रहा, जिससे एक नया कट बनाया गया। 3 अगले महीने वार्नर ब्रदर्स के बाद मूल कंपनी वार्नर मीडिया ने डिस्कवरी इंक के साथ विलय करके वार्नर ब्रदर्स का गठन किया। उस वर्ष की शुरुआत में स्टूडियो ने अपनी फीचर फिल्मों के लिए विपणन और वितरण लागत को फैलाने में मदद करने के लिए फिल्म को 25 दिसंबर 2023 तक विलंबित कर दिया। 98 इसने फिल्म की रिलीज को द फ्लैश की नियोजित रिलीज के बाद आगे बढ़ा दिया, जिसका मतलब था कि फिल्म में एफ्लेक के बजाय कीटन के बैटमैन संस्करण के प्रदर्शित होने की संभावना थी। 99 अक्टूबर में हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि कीटन का कैमियो संभवतः काट दिया गया है। 100 लगभग उसी समय वार्नर ब्रदर्स के फिल्म अध्यक्ष माइकल डी लुका और पमला एबडी ने वान को दोबारा शूटिंग के लिए बजट कम करने के लिए कहा, क्योंकि निर्माण के दौरान फिल्म का बजट $205 मिलियन तक पहुंच गया था। 101 नवंबर के मध्य तक जेम्स गन के साथ नवगठित डीसी स्टूडियो के सह CEO बनने के बाद सैफरान फिल्म को ठीक कर रहे थे। 102 जिन्होंने अगले महीने तक फिल्म पर नोट्स उपलब्ध कराए थे। 103 मोमोआ ने जनवरी 2023 में कहा कि उन्होंने बैटमैन के रूप में कुछ अभिनेताओं के साथ दृश्य शूट किए थे, लेकिन वह अनिश्चित थे कि अंतिम कट में किसे शामिल किया जाएगा। 104 अप्रैल 2023 में फिल्म की रिलीज की तारीख 5 दिन पहले बढ़ाकर 20 दिसंबर 2023 कर दी गई। 105 2022 के मध्य और 2023 की शुरुआत के बीच कई परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद रीशूट के 2 सेट हुए, जिसमें डी लुका और एबडी शामिल थे। फिल्म के संपादन में 2023 की शुरुआत में आगे की परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद गन ने फिल्म पर परामर्श दिया। 106 मई में 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल शुरू होने से ठीक पहले वे रीशूट संपन्न हुए। 3 और स्टूडियो ने रीशूट के तीसरे सेट के लिए संपर्क किया, जिससे फिल्म का बजट बढ़ गया, जो जून के मध्य में 5 दिनों के लिए न्यूजीलैंड में होगा। मोमोआ और विल्सन के साथ और 4 दिनों में पूरा हुआ। तब तक गुन और सफरान की DCEU को अपनी नई फ्रेंचाइजी DC यूनिवर्स DCU में रीबूट करने की योजना के कारण अफ्लेक और कीटन 2 को फिल्म के नवीनतम कट से बाहर रखा गया था। 106 फिल्म के अंतिम संस्करण में कोई भी अभिनेता दिखाई नहीं दिया। 107 दोबारा शूटिंग के बाद फिल्म का बजट अंततः $215 मिलियन तक पहुंच गया। 3 उस समय के आसपास
वान ने कहा कि उन्हें उत्पादन के दौरान कुछ समायोजन करना पड़ा क्योंकि फ्रेंचाइजी के लिए अन्य योजनाओं के प्रति जागरूक रहते हुए डीसीयू के विभिन्न संस्करणों पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सौभाग्य था कि एक्वामैन फिल्में थीं डीसीईयू की बाकी फिल्मों और पात्रों से बहुत दूर। 53 सितंबर में, वान ने कहा कि यह फिल्म किसी भी पिछली डीसीईयू फिल्म से जुड़ी नहीं होगी क्योंकि वो अनिश्चित थे कि ये द फ्लैश से पहले रिलीज होगी या बाद में। 38 उन्होंने बताया कि मुख्य फोटोग्राफी के कुछ हिस्सों के दौरान कुछ अभिनेताओं के अनुपलब्ध होने के कारण उन्होंने अपेक्षाकृत कम मात्रा में अतिरिक्त फोटोग्राफी का निर्देशन किया था, जिसे उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया का एक नियमित हिस्सा बताया था। 38 अगले महीने फिल्म को 2 दिन की देरी से 22 दिसंबर 2023 कर दिया गया। 108 नवंबर में वार्नर ब्रदर्स ने द लॉस्ट किंगडम सहित अपनी नाटकीय फिल्मों के लिए डोमेन कैपिटल के साथ एक नए बहुवर्षीय सह वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए, मीडिया और मनोरंजन के लिए उस कंपनी के $700 मिलियन के फंड के माध्यम से। 109 कक मॉरी पहली फिल्म से संपादक के रूप में लौटे। 3368 और निक डेविस ने दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, जो पहले द डार्क नाइट 2008 में काम कर चुके थे। 68 फिल्म के लगभग हर फ्रेम में दृश्य प्रभाव थे। 93,106 जो सिनेसाइट, DNEG, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, ILM, मूविंग पिक्चर कंपनी, MPC, स्कैनलाइन VFX, 110 और रोडियो द्वारा प्रदान किए गए थे। FX 111 संगीत रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म और डीसी की वंडर वुमन 2017 के लिए ऐसा करने के बाद अगली कड़ी के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट रहे थे। 112 गाना डीप एंड एक्स एम्बेसडर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 17 नवंबर 2023 को एकल के रूप में जारी किया गया था। 113 ग्रेगसन विलियम्स के स्कोर के लिए साउंडट्रैक एल्बम 22 दिसंबर को वाटरटावर म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। 114 एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक 114 नहीं शीर्षक लंबाई 1 डीप एंड एक्स एम्बेसडर्स की विशेषता 301 2 एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 1:59 3 मंटा ऑन द ब्रिज 3:39 4 गहरे से बुलाओ 1:50 5 असली सुपरहीरो 1:11 6 सामान्य नहीं है 1:37 7 नेक्रस उगता है 3:01 8 केवल बच्चे 2:57 9 टिड्डे 2:44 10 मेरा पीछा में शामिल हो गया 1:54 11 ओरिचल कम 3:45 12 ब्लैक मंटा 2:04 13 दलदल चलना 1:31 14 मुझसे वादा करें 1:21 15 आप अपना बदला चाहते थे 1:35 16 मेरी अनंत रात खत्म हो रही है 3:31 17 जाओ और दावत करो 2:29 18 नेक्रस आगमन 3:16 19 तुम्हारा खून काम करेगा 1:37 20 हथियार डाल देना 2:13 21 सच्चा 2:52 22 अगला अध्याय 2:22 कुल लंबाई 52-29 विपणन वान और विल्सन ने अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में एक पैनल में फिल्म की योजना को छेड़ा। 52 साल बाद डीसी फैंडोम 2021 में अवधारणा कला और फिल्मांकन से पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए। 17 फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वार्नर ब्रदर्स के टीजर के हिस्से के रूप में जारी किया गया था। डीसी फिल्मों की 2022 स्लेट, जिसमें द बैटमैन, ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल हैं, एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश से पहले अगले महीने 2023 तक विलंबित हो गए थे। 115 वान ने वार्नर ब्रदर्स में फिल्म का प्रचार किया। अप्रैल 2022 में सिनेमाकॉन पैनल
मोमोआ के रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ साथ फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखा रहा है। 116 जब अगस्त में इसकी रिलीज की तारीख में देरी हुई तो उन्होंने फिल्म के लिए और अधिक अवधारणा कला का खुलासा किया। 99 पहला ट्रेलर वार्नर ब्रदर्स के दौरान प्रदर्शित किया गया था। अप्रैल 2023 में सिनेमाकॉन पैनल अन्य फुटेज के बीच आर्थर और ओम के बीच ब्रोमांस दिखा रहा है। 117 कोलाइडर के स्टीव वेंट्रॉब ने कहा कि फुटेज बड़े पैमाने पर दिख रहा है और समय कई एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं। 18 पहला नाटकीय ट्रेलर 14 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। 118 IWC शेफहाउसेन ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के सहयोग से एक एक्वाटाइमर परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग घड़ी जारी की, जो अब्दुल मतीन द्वारा पहनी गई घड़ियों से प्रेरित है। फिल्म में 2 और पाक 69 मुक्त करना थिएट्रिकल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को लॉस एंजल्स के ग्रोव एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ। 119,120,121 द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस किट ने रेड कार्पेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था, जिसमें वान और मोमोआ ने ब्लू कार्पेट फोटो कॉल और छोटे पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था। लंदन, बीजिंग और लॉस एंजल्स। 119 ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। 108 अन्य प्रीमियम अड़े प्रारूपों PLF के अलावा IMAX, 3D और 4DX में। 121 इसे मूल रूप से 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। 47 लेकिन इसे 17 मार्च 2023 को स्थानांतरित कर दिया गया, जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। 92 इसके बाद इसे 25 दिसंबर 2023 तक ले जाया गया, जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही थी। 98 20 दिसंबर को आगे बढ़ने से पहले 105 और फिर इसे 2 दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया। 22 108 होम मीडिया एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 23 जनवरी 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर और 12 मार्च 2024 को अल्ट्रा HD ब्लू-रे और DVD पर रिलीज किया जाएगा। 122 स्वागत बॉक्स ऑफिस 21 जनवरी 2024 तक एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $114 और 20 सेंट मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $283 और 40 सेंट मिलियन, दुनिया भर में कुल $397 और 60 सेंट मिलियन की कमाई की है। 4-5 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को माइग्रेशन, एनीबडी बट यू और द आयरन क्लॉ के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में लगभग $40 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया गया था। 121 फिल्म ने अपने पहले दिन $13.7 मिलियन कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $4.5 मिलियन भी शामिल थे। इसने $27.7 मिलियन का पारंपरिक शुरुआती सप्ताहांत हासिल किया, जो DCEU का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम था जो कोविड-19 महामारी से अप्रभावित थीं। इसके बाद क्रिसमस के दिन इसने $10 और 60 सेंट मिलियन कमाए, 4 दिनों में कुल $38 और 30 सेंट मिलियन। 123 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $19.5 मिलियन की कमाई की, जो कि 30% की गिरावट है और बॉक्स ऑफिस पर वोंका के बाद दूसरे स्थान पर रही। 124 अहमियत भरा जवाब फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 126 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 199 आलोचकों में से 34% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.9/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, जैसन मोमोआ एक सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रणी व्यक्ति बने हुए हैं, लेकिन यहाँ तक कि DC कट्टरपंथियों को भी लग सकता है कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम परिचित जल से जुड़े हुए हैं।
127 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 43 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 42 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 128 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया, जो बैटमैन बनाम सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस और द फ्लैश के साथ डीसीईयू के सबसे निचले स्तर के बराबर था, जबकि पोस्ट ट्रैक ने 69% फिल्म देखने वालों की रिपोर्ट दी। इसे सकारात्मक अंक दिया, 50% ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करेंगे। 123 वान के निर्देशन की द न्यूयॉर्क टाइम्स में एलिसा विल्किंसन और गेमस्पॉट में फिल ओवन ने सराहना की। विल्किंसन ने उन्हें दशकों से देखी जाने वाली पेंट बाय नंबर सुपरहीरो फिल्मों से परे फिल्म बनाने का श्रेय दिया। 137 एवी क्लब के मैथ्यू जैक्सन ने इसे बी ग्रेड देते हुए कहा, इस तरह की फिल्म जो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ देना चाहती है और जो एक गतिशील, अक्सर बिखरी हुई लेकिन फिर भी मनोरंजक पैदा करती है, पॉपकॉर्न फिल्म जो वास्तव में हमें वह सब कुछ देती है जो उसके पास है और फिर कुछ। 138 कॉमन सेंस मीडिया के तारा मैकनामारा ने इसे 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, इस एक्शन फैंटेसी को गूंगा मजा के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आनंद ले सकते हैं, भले ही आपको मस्तिष्क की कोशिकाएं टपकती हुई महसूस हों तुम्हारे कान। 139 यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के फ्रेड टोपल ने भाइयों के झगड़े और फिल्म के पर्यावरणीय संदेश के विषयों पर प्रकाश डाला और कहा कि बेतुके हास्य ने फिल्म के जटिल कथानक को मजेदार और आनंददायक बना दिया। 140 15 पुरस्कार फिल्म को चरित्र टोपो द ऑक्टोपस के लिए 22वें विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड्स में फोटोरियल फीचर में उत्कृष्ट एनिमेटेड चरित्र के लिए नामांकित किया गया था। 141 भविष्य दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वॉर्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद मोमोआ को चरित्र लोबो के रूप में दोबारा बनाने पर विचार कर रहे थे। 142 जनवरी 2023 में मोमोआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते हैं। 143 उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियो के सह सीईओ गुन और सफरान ने कहा कि मोमोआ के लिए डीसीयू में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की संभावना थी, लेकिन एक्वामैन पर कोई निर्णय नहीं किया गया था। कोई भी अभिनेता एक से अधिक किरदार नहीं निभाएगा, इसलिए यदि उन्होंने मोमोआ को लोबो के रूप में लिया तो वो डीसीयू में एक्वामैन का किरदार नहीं निभाएंगे। गन ने पुष्टि की कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम, द फ्लैश के साथ डीसीयू की पहली फिल्म सुपरमैन लेगेसी 2025 का नेतृत्व करेंगे। 144 सफर ने मोमोआ के साथ काम करना जारी रखने में रुचि व्यक्त की, या तो एक्वामैन की दुनिया में या किसी अन्य चरित्र को खोजने में। उन्होंने बताया कि उन्होंने कास्टिंग के लिए एक उच्च मानक निर्धारित किया है और उन्हें लगा कि मोमोआ का एक्वामैन एक आदर्श कास्टिंग था। 8 सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में डीसीयू के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डीसी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा, जिससे टिप्पणीकारों ने आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाया। 145 वान ने कहा कि द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और एक लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की। 38 अगले महीने वैराइटी ने बताया कि जैक स्नाइडर की डीसीईयू फिल्मों का कोई भी मुख्य कलाकार डीसीयू में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएगा, जिसमें एक्वामैन के रूप में मोमोआ भी शामिल है। हालांकि मोमोआ कथित तौर पर सुपरमैन लेगेसी या इस किरदार के लिए एक एकल फिल्म में लोबो का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे। 3 दिसंबर 2023 में द लॉस्ट किंगडम की रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि यह एक्वामैन का किरदार निभाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो इसका सीक्वल संभव हो सकता है, लेकिन उन्हें लगा कि यह नहीं है।
भूमिका को दोहराने के लिए वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। 120 अभिनेता ने कहा कि उनके पास इस किरदार के लिए बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने संकेत दिया कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर जैसे एक युवा चरित्र को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा। 147 सफरान ने उस समय कहा था कि मोमोआ का डीसी में हमेशा एक घर रहेगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के अलावा उसके साथ क्या होता है। 12.0 ये सभी देखें। पानी के नीचे विज्ञान कथाकारियों की सूची। जेम्स वान, जन्म 26 फरवरी 1977, एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हॉरर शैली में सॉ और इंसिडियस फ्रेंचाइजी के सह निर्माता और द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के निर्माता के रूप में काम किया है। बाद वाली $2 बिलियन से अधिक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रेंचाइजी है। दो वान फिल्म और टेलीविजन निर्माण कंपनी एटॉमिक मॉन्स्टर के संस्थापक भी हैं। सॉ फ्रेंचाइजी के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हुए वान ने 2004 में अपनी पहली फिल्म के साथ फीचर निर्देशन की शुरुआत की। फ्रेंचाइजी व्यावसायिक रूप से सफल रही और विश्व स्तर पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 3-4 असफलताओं के दौर के बाद 5 वान को इंसिडियस श्रृंखला के साथ नई सफलता मिली, जिसमें उन्होंने 2010 में पहली फिल्म और 2013 में इसकी अगली कड़ी का निर्देशन किया। उसी वर्ष दूसरी इंसिडियस के रूप में वान ने पहली कॉन्जरिंग फिल्म का निर्देशन किया, जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। उन्होंने 2016 में दूसरी किस्त के निर्देशक के रूप में काम किया और फ्रेंचाइजी में बाद की फिल्मों का निर्माण किया। हॉरर के अलावा वान ने फ्यूरियस 7, 2015, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 7वीं किस्त और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स सुपरहीरो फिल्म एक्वामैन 2018 और इसके सीक्वल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 का निर्देशन किया। फ्यूरियस 7 और एक्वामैन दोनों ने $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे वान इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली 2 फिल्मों के साथ 8वें निर्देशक बन गए। 2021 तक वह अब तक के 16वें सबसे अधिक कमाई करने वाले निर्देशक हैं। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $3.7 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 7-8 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेम्स वान का जन्म 26 फरवरी 1977 को कुचिंग, सारावाक, मलेशिया में चीनी मलेशियाई माता-पिता के यहाँ हुआ था। जब वान 7 वर्ष के थे तब उनका परिवार पेर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया चला गया। 1 वयस्क के रूप में पेर्थ लौटने से पहले उन्होंने कैनबरा में लेक तुगरानोंग कॉलेज में पढ़ाई की। 10-11 वान पेर्थ से मेलबर्न स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने RMIT विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने 1999 में मीडिया में कला स्नातक के साथ RMIT से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 करियर। 2004-2006 पदार्पण। 2003 से पहले वान और उनके दोस्त साथी फिल्म निर्माता लेह वेन्नेल ने एक डरावनी फिल्म के लिए एक पटकथा लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने सपनों और डर को इसके कथानक के लिए प्रेरणा बताया था। स्क्रिप्ट पूरी करने पर वान और वेन्नेल अपनी स्क्रिप्ट से एक अंश का चयन करना चाहते थे, जिसे बाद में सॉ के नाम से जाना गया, और अपनी फिल्म को स्टूडियो में पेश करने के लिए इसे फिल्माना चाहते थे। चार्ली क्लॉसर, जिन्होंने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था, और कुछ स्टैंड इन अभिनेताओं की मदद से वान और वेन ने ने अपेक्षाकृत कम बजट के साथ फिल्म की शूटिंग की। वेन्नेल ने फिल्म में एडम स्टैनहाइट की भूमिका निभाने का भी फैसला किया, जो फिल्म के मुख्य पात्रों में से एक था। 13 फुल लेंथ सॉ की रिलीज के बाद फिल्म को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली। फिल्म ने अमेरिका में $55 मिलियन और अन्य देशों में $48 मिलियन, यानी दुनिया भर में कुल $103 मिलियन से अधिक की कमाई की। यह उत्पादन बजट से $100 मिलियन अधिक था। 14 इसके बाद स्टूडियो ने सीक्वल सॉ 2 और बाद में सॉ फ्रेंचाइज के बाकी हिस्सों को हरी झंडी दे दी। अपनी स्थापना के बाद से सॉ फिल्म्स दुनिया भर में असमायोजित डॉलर में सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रेंचाइजी बन गई है।
अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में $110 मिलियन के अंतर से केवल फ्राइडे द 13वीं फिल्मों के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रेंचाइजी है। 15-16 वान ने 100 2004 का निर्देशन किया और 103 2006 का सह लेखन किया। इस बीच उन्होंने और वेनेल ने मुख्य रूप से 102, 103, 100 इव, 17, 100 वी, 103 डी, जिगसॉ, स्पाइरल और 100 एक्स के सीक्वल के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 2007-2009 व्यावसायिक असफलताएं। 2007 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वान। 2007 में वान ने 2 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया। पहली हॉरर फिल्म डेड साइलेंस थी, जो उस समय वान और वेनेल के एजेंट की सलाह का परिणाम थी। वान और वेनेल ने तब से कहा है कि फिल्म उनके लिए एक नकारात्मक अनुभव थी। 5 डेड साइलेंस में ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता रयान क्वांटन ने अभिनय किया है और यह एक किंवदंती के आधार पर आधारित है, जिसके तहत एक वेंट्रिलोक्विस्ट, मैरी शॉ का भूत, उसकी उपस्थिति में चिल्लाने वाले किसी भी व्यक्ति की जीभ निकाल देता है। एक भयानक फिल्म के बजाय वान ने फिल्म को एक डरावनी गुड़िया फिल्म के रूप में वर्णित किया। यह उन पुराने ट्वाइलाइट जोन एपिसोड या हैमर हॉरर फिल्म्स की भावना में है। बहुत पुराने स्कूल। 181920 फिल्म ने $20 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $22 मिलियन से अधिक की कमाई की। 21 इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 23-24 वान की 2007 की दूसरी निर्देशित फिल्म विजिलेंट एक्शन ड्रामा फिल्म डेथ सेंटेंस थी। ये फिल्म 1975 में ब्रायन गारफील्ड के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जिसे डेथ विश की अगली कड़ी के रूप में लिखा गया था। 25-26 फिल्म का नायक केविन बेकन एक पिता था जो अपने मारे गए बेटे का बदला लेना चाहता था, जिसे एक स्थानीय गिरोह ने मार डाला था। वेनेल ने गिरोह के सदस्यों में से एक के रूप में एक छोटा किरदार निभाया। 27-28 वान ने फिल्म का वर्णन एक कच्ची और गंभीर 70 के दशक की शैली की बदला लेने वाली थरी लर। ये बंदूकों के साथ मेरी कलात्मक फिल्म है। 18 फिल्मों ने $20 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $17 मिलियन की कमाई की। 29-30 वान की पिछली फिल्म की तरह ही इसे भी नकारात्मक समीक्षा मिली। 31-32 लेखक गारफील्ड ने बाद में कहा, मुझे लगता है कि अंत में अपनी हास्यास्पद हिंसा को छोड़कर डेथ सेंटेंस फिल्म अपने चरित्र की गिरावट और प्रतिशोधपूर्ण सतर्कता की मूर्खता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा, एक कहानी के रूप में इसे बनाया गया है वह बिंदु जो मैं कहना चाहता था। 33 अपनी पिछली 3 फिल्मों पर लगातार काम करने के बाद वान ने पुरुष जीवनशैली वेबसाइट क्रिव ऑनलाइन को बताया कि वह सिर्फ आराम करने के लिए कुछ समय की छुट्टी के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही मैं इस अवसर का उपयोग फिर से लिखने के लिए कर रहा हूँ। 34 2008 में वान ने सर्वाइवल हॉरर वीडियो गेम डेड स्पेस के लिए एक ट्रेलर का निर्देशन किया। 35 इस दौरान वान और टोबे हूपर फिल्मों की एक त्रयी के साथ टेक्सास चेनसॉ नरसंहार श्रृंखला को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत कर रहे थे। दोनों निर्देशन करने की योजना बना रहे थे, हालांकि स्टूडियो ने 2013 की टेक्सास चेनसॉ 3D बनाई। 36 2010-2013 करियर का पुनरुत्थान। वान ने फिल्म इंसिडियस के साथ हॉरर शैली में वापसी की, जिसका प्रीमियर 2010 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हुआ था और प्रीमियर के समापन के 4 घंटों के भीतर सोनी पिक्चर्स वर्ल्डवाइड को 7 अंकों की राशि में बेच दिया गया था। फिल्म ने अप्रैल 2011 के पहले सप्ताहांत में अपनी अमेरिकी नाटकीय रिलीज शुरू की और टिकट बिक्री में अनुमानित 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बॉक्स ऑफिस पर तीसरा स्थान हासिल किया। 37 पैट्रिक विल्सन, रोज बायन और बाबरा हर्शे अभिनीत ये फिल्म स्वतंत्र रूप से बनाई गई थी, क्योंकि वान ने पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण की मांग की थी और वह एक ऐसी फिल्म भी बनाना चाहते थे जो उस गोरखधंधे से बिल्कुल अलग हो जिसका वह 100 के कारण पर्याय बन गए थे। वान ने एक साक्षात्कार में कहा, ये तथ्य कि इंसिडियस को एक समिति द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, वास्तव में मुझे बहुत सारे डरावने
विचित्र क्षणों के साथ एक फिल्म बनाने का अवसर मिला, जो एक स्टूडियो को नहीं मिल सकता है। 38 वान ने बाद में खुलासा किया वह अन्य शैलियों में प्रयोग करना चाहते हैं या अन्य शैलियों में फिल्में बनाना चाहते हैं क्योंकि मुझे लेह और मुझे पसंद है। हम सिर्फ हॉरर प्रशंसक नहीं हैं, हम फिल्म प्रशंसक हैं। मुझे एक्शन फिल्में पसंद हैं। मैं एक्शन फिल्में करना चाहता हूँ। मैं रोमांटिक कॉमेडी करना चाहता हूँ। मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। इसलिए अगर मुझे अच्छी सामग्री मिलती है तो मैं इसे करूँगा। 37 वान की अगली फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग 2013 पति पत्नी एड और लोरेन वॉरेन के वास्तविक जीवन के कारनामों पर केंद्रित है, जो एक विवाहित जोड़ा है जो असाधारण घटनाओं की जांच करता है। 39 ये फिल्म एमिटीविले के बाद इस जोड़े के सबसे प्रसिद्ध मामले पर केंद्रित थी, जिसमें उन्होंने रोड आइलैंड परिवार के खेत पर एक चुड़ैल के अभिशाप की जांच की थी। इस जोड़ी के साथ अपने दूसरे सहयोग में पैट्रिक विल्सन ने फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने और वेरा फॉर्मिगा ने क्रमशः पति और पत्नी की भूमिका निभाई। 40 फरवरी 2012 के अंत में उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्मांकन शुरू हुआ। 40 और न्यू लाइन सिनेमा ने वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ मिलकर शुरुआत में फिल्म को 25 जनवरी 2013 को रिलीज करने की योजना बनाई थी। 41-42 फिल्म की एक टेस्ट स्क्रीनिंग अक्टूबर 2012 में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन इवेंट में हुई, जहां इसे आईजीएन थिएटर में प्रदर्शित किया गया और दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक थी। उस स्तर पर वान के पास फिल्म पूरी होने से पहले कई और सप्ताह थे। ये फिल्म जुलाई 2013 में रिलीज हुई थी। 43 और $319 और 50 सेंट मिलियन की कमाई के साथ आलोचनात्मक 44-45 और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। 46 द कॉन्ज्यूरिंग पर काम पूरा होने के बाद वान ने 2010 की इंसिडियस की अगली कड़ी का निर्देशन किया। फिल्म को एक बार फिर वान के लंबे समय के सहयोगी और करीबी दोस्त वेन्नेल द्वारा लिखा गया और मूल फिल्म के कलाकार वापस आ गए। सीक्वल का फिल्मांकन जनवरी 2013 में शुरू हुआ और फिल्म 13 सितंबर 2013 को रिलीज हुई। एक मीडिया आउटलेट ने फिल्म के बजट को शूस्ट्रिंग बताया था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी फ्रेंचाइज के निर्माता ओरेन पेली एक कार्यकारी निर्माता के रूप में लौटे। 47 फिल्म डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इंसिडियस चैप्टर 2 48 इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली 49-50, लेकिन इसने $5 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $161 मिलियन से अधिक की कमाई की। 51 वान ने बाद में स्वीकार किया कि वह अगली कड़ी में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा, इसकी देखरेख करना और इसे उस संस्करण के अनुरूप रखना अच्छा होगा जो मेरे पास था जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी, ताकि यह भटक न जाए बहुत दूर, क्योंकि उन्होंने शुरू में सीक्वल बनाने का कभी इरादा नहीं किया था। 43 2014 वर्तमान व्यावसायिक विस्तार एटॉमिक मॉन्स्टर और ब्लॉकबस्टर फिल्में 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वान 2013 की शुरुआत में वान ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन फ्रेंचाइज की 7वीं किस्त का निर्देशन करने के लिए बातचीत की, जब जस्टिन लिन, जिन्होंने पिछले 4 सीक्वल का निर्देशन किया था, ने पुष्टि की कि वो जनवरी 2013 में निर्देशक के रूप में काम जारी नहीं रखेंगे। वान एक फिल्म का हिस्सा थे। जेफ वाडलू, बाल्टासर कोरमाकुर और हैरोल्ड ज़्वॉट के साथ निर्देशन के लिए शॉर्टलिस्ट। 52 अंतिम पुष्टि की वान निर्देशन करेंगे अप्रैल 2013 में सामने आई, 53 लिन की मंजूरी के साथ। 54-55 फ लम फ्यूरियस 7 अप्रैल 2015 में रिलीज हुई थी। ये फ्रेंचाइजी की व्यावसायिक रूप से सबसे सफल फिल्म बन गई, जिसने विश्व स्तर पर $1.516 बिलियन से अधिक की कमाई की 56 और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 57 वान ने बाद में न्यू लाइन सिनेमा के साथ एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक सौदे के हिस्से के रूप में द कॉन्ज्यूरिंग 2 को निर्देशित करने के लिए एक सौदा पूरा किया। न्यू लाइन के प्रमुख टोबी एमेरिच ने बताया कि वान एकमात्र निदेशक हैं जिनके साथ स्टूडियो ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि न्यू लाइन वान को एक वर्ग मानती है।
58 ये फिल्म 10 जून 2016 को रिलीज हुई थी, जिसे आलोचकों की काफी प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता मिली। 59 उसी महीने वान ने न्यू लाइन सिनेमा में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी एटॉमिक मॉन्स्टर लॉन्च की। कंपनी के साथ वह साइंस फिक्शन, हॉरर और कॉमेडी शैलियों में बजट फिल्में विकसित और निर्मित करते हैं। लेबल द्वारा निर्मित फिल्मों में द कॉन्जूरिंग 2 और लाइट्स आउट शामिल हैं। 60 वान ने बाद में ली क्ले के साथ डायमेंशन फिल्म्स की एक हॉरर फिल्म डेमोनिक का निर्माण किया, जो दिसंबर 2014 में रिलीज होने वाली थी। वान ने फिल्म का विचार तैयार किया, जिसका निर्देशन विल कैनन ने किया था और इसमें मारिया बेल्लो मुख्य भूमिका में थीं। मैक्स ला बेला ने पटकथा लिखी है। फिल्म अंततः अगस्त 2017 में वीओडी पर रिलीज हुई। 61 इसके बाद उन्होंने द कॉन्जूरिंग के स्पिन ऑफ एनाबेले का निर्माण किया, जो 2013 की फिल्म के प्रीक्वल के रूप में काम करता था। स्पिन ऑफ लाभदायक थी, $6.50 मिलियन के बजट पर बनी और $256 मिलियन से अधिक की कमाई की। 62 फ्रेंचाइजी के हिस्से के रूप में उन्होंने प्रीक्वल फिल्म एनाबेले, क्रिएशन 2017, एक और कॉन्जूरिंग स्पिन ऑफ हॉरर फिल्म द का भी निर्माण किया। नन 2018 और एनाबेले कम्स होम 2019। वान ने गैरी डबमन के साथ द नन एंड एनाबेले कम्स होम का सह लेखन किया। 63 2018 में वान ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स सुपरहीरो फिल्म एक्वामैन का निर्देशन किया। 646566 फिल्म ने दुनिया भर में $1.148 बिलियन से अधिक की कमाई की, 67 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डीसीईयू फिल्म बन गई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने द डार्क नाइट राइजेस को पीछे छोड़ दिया। 68 2019 में वान ने डीसी यूनिवर्स स्ट्रीमिंग सेवा के लिए चरित्र स्वैम्प थिंग पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला विकसित की। 69 7 अगस्त 2015 को वान ने न्यू लाइन सिनेमा के 2021 मॉर्टल कॉम्बैट रीबूट का निर्माण करने के लिए साइन ऑन किया। 4 साल बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बजट में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निगम को भारी बढ़ावा दिया गया, जिसमें मॉर्टल कॉम्बैट रीबूट राज्य के इतिहास में सबसे बड़े फिल्म निर्माण के रूप में एक प्रमुख प्राप्तकर्ता बनने के लिए तैयार था। 71 2021 में वान ने हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट का निर्देशन किया, जिसमें एनाबेले वालिस ने अभिनय किया और शॉन लेवी के 21 लैप्स एंटरटेनमेंट के साथ अपने एटॉम। बाकी इसके OTT राइट्स के बारे में बात की जाए तो अमेज़न प्राइम पर आप इसे देख पाओगे, और बाकी आपने एक तरह से इसे रेंट पर लेकर देखना हो तो आप जाकर इसे यूट्यूब या प्ले मूवीज़ पर जाकर भी इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो। बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता ही दी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।